तो अदालतों के कुछ फैसले ऐसे होते हैं जिनका असर दूर तक होता है। मालेगांव ब्लास्ट में एनआईए कोर्ट ने जिस तरीके से सभी आरोपियों को दोष मुक्त कर दिया, उससे कई सवाल खड़े हो गए हैं। दो जांच एजेंसियों ने 17 साल तक जांच की, मगर कुछ साबित नहीं कर पाई। यदि जांच एजेंसियां दोषियों को सजा नहीं दिलवा पाई तो क्या मालेगांव धमाके की साजिश ये झूठी थी? जिनको आरोपी बनाया गया, क्या उनके सहारे कुछ और मकसद साधा जा रहा था? भगवा आतंकवाद का जुमला भला क्यों गढ़ा गया और इससे क्या हासिल हुआ? इन सारे सवालों का जवाब देती तलाशती ये रिपोर्ट देखिए। जहां देशभक्ति होती है वहां देशद्रोही ज्यादा दिन टिक नहीं पाते। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, वो नाम, वो शख्सियत जिसने करीब 9 साल जेल की सजा काटी, जिसका नाम भगवा आतंकवाद का नैरेटिव सेट करने के लिए खूब उछाला गया, जिसे 17 साल बाद न्याय मिला तो सन्यासी का जीवन जीने वालों के चेहरे पर खुशी छा गई। इन्होंने षड्यंत्र रचा ये सिद्ध करने का कि भगवा आतंकवाद इस देश के अंदर चल रहा है। जो धर्म कंकर कंकर में संकर देखता हो, जो पत्ते पत्ते में, क्या उसके ऊपर आतंकवाद मढ़ा जा सकता था? नहीं। भगवावादियों को सताने के लिए भगवाधारियों को कांग्रेस ने सब करवाया था। मैं यही कहूँगा कि हमारी विजय हुई है। जो भगवा आतंकवाद शब्द को गढ़ करके उसको सत्यापित कर रहे थे, आज उनकी चौराहों पर खड़े करके कौन सी सजा होनी चाहिए, अब मैं ये जानना चाहती हूँ, देश की जनता जानना चाहती है। मालेगांव ब्लास्ट में 17 साल बाद मुंबई की विशेष एनआईए कोर्ट ने साध्वी समेत 7 आरोपियों को बरी किया तो सभी इसे सत्य की जीत से ज्यादा भगवा की जीत बताने लगे। लेकिन सवाल ये है कि भगवा आतंकवाद का नैरेटिव कब और कहां से शुरू हुआ? तो दरअसल साल 2007 और 8 की बात है। देश ने 3 बड़े आतंकी हमले देखे, मालेगांव, समझौता एक्सप्रेस और अजमेर शरीफ ब्लास्ट। इन हमलों में ज्यादातर पीड़ित मुसलमान थे और बस यहीं से छिड़ा भगवा आतंकवाद का शगुफा। तब महाराष्ट्र और केंद्र दोनों जगह कांग्रेस की सरकार थी, तो मालेगांव और अजमेर शरीफ ब्लास्ट की जांच में सिर्फ साध्वी प्रज्ञा ही नहीं बल्कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का नाम भी जोड़ा गया था। एक पूर्व एटीएस अधिकारी ने दावा किया कि उन्हें भागवत को गिरफ्तार करने के आदेश मिले थे ताकि हिंदू आतंकवाद का नैरेटिव कैसे भी सिद्ध किया जा सके। हालांकि ये आरोप बिना सबूत के थे और बाद में खारिज हो गए। इतना ही नहीं, मुंबई हमले में भी आतंकियों के हाथ पर कलावा बंधे होने की बात भी उड़ाई गई, जिससे मुंबई आतंकी हमले को भी सांप्रदायिक रंग दिया जा सके। यानी अगर अजमल का सांप पकड़ा ना जाता तो इस हमले को भी महाराष्ट्र में हिंदू आतंकवाद का नाम दिया जा सकता था, जिससे भगवा आतंकवाद के नैरेटिव को और हवा दी जा सके। भगवा आतंकवाद की थ्योरी को सही साबित करने के लिए ज्यादा से ज्यादा हिंदू, या यूं कहें कि हिंदुत्व के पक्षधरों को निशाने पर लेने की साजिश की गई। लेकिन आधारहीन आरोपों का जब खंडन हुआ तो जो नैरेटिव सेट किया गया था उसे गलत बताया जाने में भी देर नहीं की गई। झूठ बेनकाब हुआ तो कांग्रेस बैकफुट पर कैसे आई, वो आप इन 2 बयानों से समझें। अगर आपको किसी धर्म का नाम ले तो हिंदू टेरर कहिए, हिंदू फंडामेंटलिस्ट टेरर कहिए, सनातनी टेरर कहिए, लेकिन भगवा न कहिए। धर्म के आधार पे आतंकवाद नहीं होता है, ना हिंदू आतंकवाद होता है, ना इस्लामिक आतंकवाद होता है। तो सवाल ये है, क्या भगवा आतंकवाद सिर्फ एक सियासी हथकंडा था या वाकई हिंदुओं को बदनाम करने की साजिश रची गई थी? मालेगांव ब्लास्ट में साध्वी प्रज्ञा और कर्नल पुरोहित की रिहाई ने साबित कर दिया है कि हिंदुत्व को आतंकवाद से जोड़ना एक षड्यंत्र था। तो आज हमारे साथ स्टूडियो में वरिष्ठ पत्रकार संजीव आचार्य जी हैं, जिनसे आज बुलेटिन की कहानियों पर विस्तार से चर्चा कर मुद्दों को समझने की कोशिश करेंगे। संजीव जी, आपका बहुत स्वागत है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जो मालेगांव ब्लास्ट केस पर जो फैसला आया है, इसको आप किस नज़र से देखते हैं? क्या ये जांच एजेंसियों का बड़ा फेलियर है या फिर सच में ऐसे झूठे मामले गढ़े गए थे? देखिए, इसमें जहाँ तक जब शुरुआत से आप इसको देखें तो ये एनआईए ने इस पर सारे मामले दर्ज करे थे और पुख्ता सबूतों के साथ उन्होंने मामले दर्ज किए थे। तो हम तो ये मान के चल रहे थे कि एनआईए ने अगर पूरे जांच की है और उसके बाद उन्होंने पुख्ता सबूतों के साथ इनके खिलाफ मामले दर्ज किए तो उसमें कुछ ना कुछ तो सच्चाई थी, तभी इतना बड़ा मामला उन्होंने दर्ज किया और सबको दोषी भी ठहराया। अब ये बाद में धीरे धीरे करके ये मामला जिस तरीके से ये
ठंडा होता चला गया या और अब जाके ये बरी हो गए, तो सवाल तो जांच एजेंसियों पे उठ ही रहे कि आपने या तो आपकी शुरुआत में गलती थी या अब गलत है, क्या है, क्योंकि इतना बड़ा मामला था ये। और जब इसकी शुरुआत से जांच शुरू हुई, ऐसा नहीं है कि तब कोई बीजेपी बहुत कमज़ोर पार्टी थी। संसद में हंगामा उन्होंने भी किया, संसद के बाहर भी किया, सारे जितने आरोपी हैं सबके खिलाफ बाकायदा बहुत मजबूत केस लगाए गए थे, मोटरसाइकिल मिली, तमाम चीज़ें हुई और तमाम तार जोड़े गए, उनके जितने घटनाक्रम में जुड़े हुए लोग थे उनके आपस में उनकी बातचीत, उनकी मीटिंगें, पुरोहित की या साध्वी की, जितने लोगों की, तो वो सब क्या था? ये अगर पूरा सरकार ने ही गढ़ा था भाजपा को करने के लिए तो फिर तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन हमको लगता नहीं कि ऐसा हुआ होगा। पर आप कह रहे हैं जैसा बीजेपी वाले कि ऐसा हुआ है और ये तो आरएसएस को बदनाम करने के लिए ये सब किया था। तो इतनी लंबी जो जांच हुई और जो तमाम तथ्य सामने लाए गए थे, और ये जांच पहले महाराष्ट्र की एटीएस ने की, जिसके चीफ हेमंत कर थे, उसके बाद ये जांच फिर बाद में एनआईए को दी गई। तो पहले एक चार्जशीट जो एटीएस की थी, फिर एक दूसरी चार्जशीट एनआईए की आई, उसके बाद ये सब कुछ हुआ। मगर मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जब मामला सामने आया तो एक बड़ा जुमला सामने आया था कि भगवा आतंकवाद, सैफरन टेररिज्म, तो क्या इस सब के पीछे क्या मकसद था? देखिए, ये एक बात तो सही है कि जब पी चिदम्बरम गृह मंत्री थे तो उन्होंने डीजीपी की एक एनुअल कॉन्फ्रेंस में ये बात कही थी कि ये जो है भगवा आतंकवाद है और ये तमाम लोग जो हैं ये इस तरीके से कर रहे हैं। हिंदुत्व का नाम भी उछला था, तब बाकी बातें हुई थी। और उसके बाद फिर इसको ज़्यादा दम दिया सुशील कुमार शिंदे जब बने। शिंदे जी ने तो कह दिया कि आरएसएस के लोग ही इसमें शामिल हैं और बीजेपी आरएसएस के लोग जो हैं वो ये इस तरीके के भगवा टेरर को करते हैं। और ये उन्होंने जयपुर में जब कांग्रेस में जब जिस समय राहुल गांधी को पार्टी का उपाध्यक्ष बनाया गया था, जयपुर का अधिवेशन था, वहाँ पत्रकारों से कही थी, मैं मौजूद था वहाँ, और बाद में उनको माफ़ी मांगनी पड़ी। बीजेपी ने जब उन पर हमला किया कि आपने भगवा आतंकवाद कैसे कह दिया, आपने एक धर्म को कैसे जोड़ दिया, तब उन्होंने कहा नहीं, कोई धर्म को मैंने नहीं जोड़ा, कोई धर्म आतंकवाद नहीं होता, ना हिंदू होता है ना मुसलमान होता है। और लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण इसमें और भी बात है, आरके सिंह जो उस समय गृह सचिव थे, जो कि यूपीए की सरकार में गृह सचिव थे बिहार के, जो बाद में भाजपा में शामिल हुए और मंत्री भी बने मोदी सरकार में, उन्होंने खुद भी भगवा आतंकवाद की बात कही थी, जिसपे वो बाद में मुकर गए। तो ये उस समय से नैरेटिव चला था। ये बात सही है कि वो एक गलत तरीका था जिस पर कांग्रेस बैकफुट पे बाद में आई, क्योंकि भगवा आतंकवाद बोलना उनको भारी पड़ गया। बिल्कुल, भगवा आतंकवाद बोलना उनको भारी पड़ गया और ये जुमला चिपका दिया गया जो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं दिग्विजय सिंह जी के नाम पे। और दिग्विजय सिंह ने हालांकि सफाई दी है कि किसी का कोई जो बाद में सब वैसा बोलने लगे। वो दिग्विजय सिंह इसलिए क्योंकि एक बार पहले भी आपको ध्यान हो, बहुत पहले उन्होंने कहा था कि आरएसएस बम बनाने की फैक्ट्री चलाते हैं, ये करते हैं इस तरीके। अब जो उनका कल संतुलित बयान देख के मैं भी हैरान था कि उनकी भाषा बिल्कुल बदली हुई थी। अब वो कह रहे हैं कि न तो हिंदू आतंकवाद होता है, न मुसलमान आतंकवाद होता है, धर्म का कोई आतंकवाद से लेना देना नहीं है। वो बहुत बचते हुए बयान दिया है, मुझे बहुत हैरानी है इस बात से। बहुत बचे। पर मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि इस पूरे फैसला आने के बाद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, प्रज्ञा भारती भोपाल की सांसद रही हैं, मगर इस बार चुनाव में उनको पूछा भी नहीं गया, सीधे एक नए प्रत्याशी को उतार दिया गया। तो अब आपको क्या लगता है कि अब जब सारे अपने दागों से बरी हो गई हैं, सारे मामलों से बरी हो गई हैं, सारे दाग धब्बे उनसे छूट गए हैं, तो क्या उनका कोई राजनीतिक भविष्य आप देख रहे हैं बीजेपी में? मुझे तो उनका कोई भविष्य फिलहाल दिखाई इसलिए नहीं दे रहा है कि आप एक चीज़ ध्यान रखिए कि जब ये मामला उछला था, वो संसद में आई थी, खुद नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि मैं उनको दिल से माफ़ नहीं कर पाऊंगा। तो जब इतनी बड़ी बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खुद कही थी, अब ठीक है वो बरी हो गई इस पूरे मामले से, लेकिन मुझे लगता है कि अब कोई उनकी राजनीति में उनका पुनर्वास मुश्किल है। मुझे नहीं उनका कोई भविष्य दिखाई दे रहा है। तो यानी कि सिर्फ दिग्विजय सिंह को हराने के लिए, कांटे से कांटे को निकालने के लिए उनका उपयोग किया गया और पार्टी में अब बिल्कुल अलग थलग हो गई, ना उनको कोई प्रचार के लिए बुलाता है, ना किसी मीटिंग में उनको बुलाया जाता है, जबकि वो भोपाल की पूर्व सांसद हैं जिन्होंने दिग्विजय सिंह को 3.5 लाख से ज़्यादा वोटों से हराया था। एक अभी उनका बयान मैंने अभी और सुना कि उन्होंने योगी का नाम लिया और कहा कि योगी जी का नाम बुलवाने के लिए, FIR में जोड़ने के लिए मुझ पर दबाव डाला जा रहा था। हालांकि कुछ दिनों पहले उमा भारती ने कहा कि इनको प्रताड़ित कर मेरा नाम जुड़वाना चाह रहे थे। तो ऐसा कुछ मुझे लगता है दोनों राजनीति में फिर से वापसी चाहती हैं। उमा भारती भी आप देख ही रहे हैं, खुल के बोल रही हैं कि मैं सक्रिय होंगी राजनीति में, अगला चुनाव लड़ूंगी। उन्होंने शिवराज सिंह चौहान का नाम लिए बगैर उस पर भी हमला कर दिया।
और ये अभी जो प्रज्ञा ने कहा, ये भी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो एक सुर्खियों में आने के साथ साथ वो कहीं ना कहीं पुनर्वास चाह रही है, इसलिए उन्होंने ये योगी का नाम ले दिया है इसमें। और इस मसले पर पॉलिटिकल राउंड अप का एक्सपर्ट कमेंट यही है कि मालेगांव ब्लास्ट पर आए कोर्ट के फैसले ने बहुत कुछ बदल दिया है। भगवा आतंकवाद का नैरेटिव बुरी तरह ध्वस्त हो गया है। भगवाधारियों या फिर आरएसएस से जुड़े लोगों को आतंकी बताने की कोशिश नाकाम हुई है, मगर ऐसी लचर जांच करने पर जांच एजेंसियों पर भी सवाल खड़े हो गए हैं।